नकल विरोधी अध्यादेश को मिली सीएम धामी की मंजूरी। नकल माफियाओं को होगी उम्र कैद। 10 करोड़ रुपए का देना होगा जुर्माना। परीक्षार्थियों को 10 साल जेल का प्रावधान। बेरोजगार युवाओं के संभावित आंदोलन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। परेड ग्राउंड के पास धारा 144। सीएम धामी ने दिए मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां शुरू। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर तैनात रहेंगे डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। अगले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी के आसार। 5 जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह मंजूरी दी। नकल माफिया को उम्र कैद की सजा का प्रावधान बना है। साथ ही 10 करोड़ का भी जुर्माना देना होगा। नकलचियों को 10 साल जेल का प्रावधान है। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने को लेकर कड़े कानून बनाए हैं। इसमें नकल माफिया को उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही 10 करोड़ का भी जुर्माना देना होगा। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा नकल विरोधी कानून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया और नकल माफिया को अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी। नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी मिली है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये मंजूरी दी। नकल माफिया को उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही 10 करोड़ का भी जुर्माना देना होगा। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने को लेकर ये बड़ा कानून बनाया है और नकल माफियाओं पर और परीक्षार्थियों के लिए इसमें कई प्रावधान हैं। भर्ती परीक्षा में कई गड़बड़ियां हुई, जिसके बाद में ये प्रावधान लाया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नकल माफियाओं को उम्र कैद होगी ऐसा कहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंजूरी दी। नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दी है। नकल माफिया को उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही 10 करोड़ का भी जुर्माना देना होगा। नकलचियों को 10 साल जेल का प्रावधान है। इसमें अलग अलग नियम रखे गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए अलग है और इसके साथ ही नकल माफियाओं पर अलग प्रावधान रखे गए हैं। नकल माफिया को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही 10 करोड़ का भी जुर्माना देना होगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, भर्ती परीक्षा में कई गड़बड़ियों के बाद में अब सरकार देश का सबसे सख्त कानून लाई है। क्या कुछ नियम होंगे इसमें? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से लगातार सरकार इस बात को लेकर पहले से ही आश्वस्त युवाओं को कर रही थी कि सरकार एक नकल विरोधी कानून जो है लेकर आने जा रही है, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान अब किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में जो पिछली भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसमें किस तरह की धांधली हुई थी, वो सभी ने देखा कि लगातार कई आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे जो है भेजा गया है। लेकिन सरकार की कोशिश ये थी कि एक पारदर्शी तरीके से जो है परीक्षा हो। जो माफिया हैं, नकल माफिया हैं, उनके मन में भय हो, उसको लेकर के कड़ा कानून जो है उत्तराखंड में बनाए जाने की पेशकश जो है की गई थी। और इसी को लेकर के कह सकते हैं कि देश का बड़ा सख्त कानून जो है उत्तराखंड राज्य ने जो है बनाया है, जिसमें खुद कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जो अध्यादेश है उसको मंजूरी दे दी है, जिसमें तय किया गया है कि जो भी नकल माफिया इसमें सम्मिलित पाया जाएगा उसको उम्र कैद तक की सजा का जो है प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ 10 करोड़ का जुर्माना तक जो है लगाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 10 साल की सजा जो है सुनिश्चित की गई है। साथ ही साथ अगर चाहे कोचिंग सेंटर हो या फिर कोई षड्यंत्रकारी इस तरीके से पकड़ में आता है जो नकल एक तरह से कराता है या भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की धांधली में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो कह सकते हैं कि युवाओं को भरोसा दिलाने के लिए और सरकार की कोशिश ये है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और ऐसे में जो ऐसे माफिया हैं उनके मन में जो है खौफ जो है पैदा हो। तो इसी के चलते ये कड़ा कानून जो है बनाया गया है, जिसको अध्यादेश को कल देर रात तक की
जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सुबह भी हमने प्रदर्शन देखा था और उसके बाद युवाओं की भी ये मांग थी, तो उसको लेकर के सरकार ने अपनी मंजूरी जो है अध्यादेश को दे दी है और अब कहीं न कहीं राज्यपाल को इसको भेजा जाएगा, जिसके बाद कह सकते हैं कि ये कानून जो है उत्तराखंड में एक तरीके से लागू हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश कर दी है और युवाओं के लिए एक बेहतर कानून जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मंजूरी दी है। जी बिल्कुल आकाश, देश का सबसे सख्त कानून है ये। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो खबर देहरादून से, जहां परेड ग्राउंड के पास धारा 144 लागू हो गई है। बेरोजगार युवाओं के संभावित आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कल पथराव और लाठीचार्ज हुआ था। सीएम धामी ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। तो परेड ग्राउंड के पास धारा 144 लागू कर दी गई है। बेरोजगार युवाओं के संभावित आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कल पथराव और लाठीचार्ज हुआ था और अब सीएम ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, कल पथराव और लाठीचार्ज के बाद में अब धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कल पथराव और लाठीचार्ज की जो खबरें सामने आई, देखिए वो तस्वीरें कहीं न कहीं दिखाई दी कि किस तरीके से जो है युवा एक तरीके से आक्रोशित हुए और उसमें कहीं न कहीं कुछ उपद्रवी द्वारा पुलिस के ऊपर जो है पथराव किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने जो बल प्रयोग है वो एक तरीके से किया था। इसके विरोध में जो बेरोजगार संघ है उसने पूरी तरीके से आज जो बंद की कॉल है वो एक तरीके से बुलाई है। पूरे प्रदेश भर में जो बंद का आह्वान है वो एक तरीके किया है, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, उसको एक तरीके से अपना समर्थन देने की अपील की गई है, जिसमें खुद कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर लेफ्टिस्ट हो या यूकेडी हो, इन सभी ने अपना समर्थन देते हुए आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अंदेशा ये है कि प्रशासन भी बात को लेकर के अलर्ट है, क्योंकि कल भी सुबह जिस तरीके से युवाओं का जुटना शुरू हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं देहरादून की सड़कें एक तरीके से मुख्य अगर हम बात करें घंटाघर की और राजपुर रोड की, तो पूरी तरीके से जाम कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में आज सुबह से ही पुलिस बल जो है वहाँ पर तैनात है। धारा 144 जो है लागू कर दी गई है वहाँ पर, जिस स्थान पर कल पथराव और लाठीचार्ज हुआ था। और ऐसे में लोगों से ये अपील की जा रही है कि लगातार वो युवाओं से ये अपील सरकार भी कर रही है कि युवा एक तरीके से बहकावे में ना आए, संयम बरतें, सरकार उनके साथ है। खुद मुख्यमंत्री ने जो सख्त कानून है उसको मंजूरी दे दी गई है और ऐसे में कह सकते हैं कि देखने वाली बात यही है कि आज इस बंद को लेकर के क्या कुछ असर देखने को मिलता है। और ऐसे में स्थिति में कहीं ना कहीं अगर सुबह से ही बात करें तो जहाँ पर पथराव और लाठीचार्ज हुआ था वहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। खुद मुख्यमंत्री ने देर शाम की अगर हम बात करें तो पूरे घटनाक्रम को लेकर के मुख्य सचिव को ये निर्देशित किया है कि इस पूरे मामले में मिनिस्टर जांच कराई जाए और ऐसे में इस पूरी जांच रिपोर्ट को जो है सरकार को सौंपी जाए। तो कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और ऐसे में आज युवाओं ने जो बंद की कॉल की गई थी उसको लेकर के जो सरकार है या फिर प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है, युवाओं से भी अपील की जा रही है वो संयम बरतें और ऐसे में सरकार हर वो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी तरीके का उपद्रव जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल आकाश, सीएम धामी ने भी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि अभिभावक प्रदर्शन। हरिद्वार से ये खबर है। हरिद्वार में भेल स्थित केंद्रीय विद्यालय को बंद किए जाने के फरमान के बाद बच्चों के अभिभावकों ने गेट के बाहर धरना दिया और कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय हेड ऑफिस से स्कूल बंद किए जाने का लेटर जारी हो चुका है। केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को भेल हरिद्वार की यूनिट कोई वेतन नहीं देगी, जिसके चलते अभी तक अध्यापकों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला। इस सत्र की एग्जाम कराने के बाद विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। अभिभावकों का कहना है कि एक और देश के प्रधानमंत्री शिक्षा पर चर्चा की बात करते हैं, वहीं केवी जैसे विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। अभिभावकों ने स्कूल बंद होने पर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर गरुड़ के रहने वाले भास्कर साइकिल से देश भ्रमण पर है, जिनके हल्द्वानी पहुंचने पर पहाड़ी आर्मी ने भव्य स्वागत किया। अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति और जनजीवन से रूबरू होने के उद्देश्य से साइकिलिस्ट भास्कर यात्रा पर निकले हैं, जो 1 महीने में 21 राज्यों से गुजर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को समझा। पहाड़ी आर्मी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने भास्कर को उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया जो अपने जीवन में कुछ नया करने की चाह रखते हैं।
पिछले एक साल से यानी कि 5 जनवरी 2022 से ऑल ओवर इंडिया साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी तक 21 स्टेट्स कवर कर चुका हूँ एंड 12,000 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। हालांकि मेरा टारगेट था 10,000 किलोमीटर, बट मैं 12,000 किलोमीटर कर चुका हूँ। सो मोटिव मेरा ये था कि मैं चाह रहा था कि अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मिलके उनके कल्चर्स को मैं अपनाऊँ और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उनकी कल्चर्स में डिफरेंस है और अपने उत्तराखंड के कल्चर्स को मैं उन लोगों तक कैसे पहुँचा सकता हूँ एंड लोग कितनी टफ से टफ सिचुएशंस में रह रहे हैं और मैं कितना अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ टफ सिचुएशन में जाके, ये मेरा मोटिव था। मैं कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता हूँ कि कम से कम पैसे में मैं इंडिया ट्रैवल कर सकूँ। आगे बेसिकली कुछ महीने के लिए मैं रुकना चाहता हूँ, कुछ रिसर्च मुझे करने हैं और उसके बाद मैं फिर से ट्रैवल करने वाला हूँ इंडिया के बचे हुए लोकेशंस पे और आउट ऑफ इंडिया जितने भी कंट्रीज में कवर कर सकूँ। रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खत्तों में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ ना बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और ना सर छिपाने की कोई उचित व्यवस्था। जंगलों में रहने वाले गरीब बच्चों के परिजन इतने समर्थ भी नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा लेने के लिए कहीं बाहर भेज सके। गरीब परिवार जैसे तैसे रात मेहनत करके अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे गरीब परिवार के बच्चों के लिए साइन फॉर सोसाइटी देवदूत साबित हो रही है। ऐसे बच्चों को चुनकर उनको कॉपी किताब से लेकर जूते और गर्म कपड़े लगातार बांट रही है। इसी क्रम में एक बार फिर से सोसाइटी ने 20 गरीब बच्चों को कॉपी किताब, जूते और गर्म कपड़े बांटे और गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। सोसाइटी की संस्था जो स्वैच्छिक संगठन है उसके कार्यकर्ता पहुंचे। संस्था समाज में सामाजिक चेतना और प्रसार के लिए कार्य करती है और इनके द्वारा हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए जूते, बैग, स्वेटर आदि दिए गए और हमारे विद्यालय को सहायता मिली। और इनसे हम आगे अनुरोध करते हैं कि हमारे विद्यालय के लिए फर्नीचर, कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता है। जैसे विद्यालय बिल्डिंग नहीं है विद्यालय की, तो टीन शेड वगैरह कुछ अन्य संस्थाओं से भी अगर हमें मिल जाता तो विद्यालय के बच्चों के लिए अच्छा हो जाता है। हम साइन फॉर सोसाइटी की तरफ से ये पिछले साल लॉकडाउन से कई स्कूलों में हमारा जो प्रोग्राम है वो चलते हुए आ रहा है सामान बांटने का। अभी इस वर्ष हमने जैसे 5 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 जूनियर हैं, 2 इंटर हैं और इन स्कूलों में हमने अभी स्वेटर है, जूते हैं और स्टेशनरी है, पूरा बच्चों को वितरण किया है। टीन शेड वहाँ पे डाले हैं और सरकार भी उन बच्चों के लिए ना सुविधाएं दे रही है, वो बच्चों के लिए ना बैठने के लिए बिल्कुल बेंच वगैरह कोई उपलब्ध नहीं है। संगठन के माध्यम से इन बच्चों के लिए हम एक स्वेटर, जूते, स्टेशनरी बांट रहे हैं अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारगंज में एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इससे पहले युवक को घायल अवस्था में सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सिंह सन ऑफ सुरेश सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, ये बिस्टी पटिया के रहने वाले हैं। सड़क दुर्घटना में मृत अवस्था में हमारे हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसकी सूचना आगे हमने पुलिस को दी। अब आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम के द्वारा की जाएगी। ये मृत अवस्था में ही लाया गया था हमारे यहाँ। जब पेशेंट को लाया गया था इसके वाइटल्स नहीं थे और इसके सर की चोट है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। तो युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान युवक की मौत हुई है। पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया है। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को शव सौंपा। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उपचार के दौरान युवक की मौत हुई और डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। राज्य आंदोलनकारियों को दोहरी पेंशन में छूट दिलाने की मांग को लेकर जन संघर्ष मोर्चा ने विकास नगर का घेराव किया और उप जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी का कहना है कि आंदोलनकारी पेंशन सम्मान का प्रतीक है, न कि आर्थिक सहायता। साथ ही कहा कि हैरानी की बात है कि विधायक, सांसद पेंशन लेने रहे हैं, लेकिन इन पर कोई नियम लागू नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जिन आंदोलनकारियों ने राज्य गठन के लिए दिन रात एक किया, उनको अधिकारों से वंचित रखना बहुत दुखद है। राज्य आंदोलनकारियों को जो पेंशन मिलती है, जो एक सम्मान स्वरूप जो राशि मिलती है,
उसमें सरकार ने 2016-17 में एक आदेश जारी किया कि जो दोहरी पेंशन ले रहे हैं, जिनको राज्य स्रोत से अन्य पेंशन मिल रही है, उनको बंद कर देना चाहिए और जिलाधिकारी ने उस पर नोटिस जारी किया। हमारा कहना यह है कि प्रदेश के जो विधायक हैं, सांसद हैं, कई पेंशन ले रहे हैं, विधायक की भी ले रहे हैं, सांसद की भी ले रहे हैं, अन्य अगर उन्होंने सर्विस करी है कहीं तो उसकी भी ले रहे हैं। तो इन आंदोलनकारियों के मामले में ऐसा क्यों? इस पर कौन सा वित्तीय भार बढ़ा? इससे कोई उनका हक नहीं मरेगा सरकार का, और ये उनकी अपनी अर्जित की हुई, उनके पति की, उनकी पत्नी की अर्जित की हुई पेंशन है और सम्मान राशि है। तो हमारा जनसंघर्ष मोर्चा का यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री से कि इस पर विचार किया जाए, उनको छूट दी जाए जो आश्रित पेंशन है इस मामले। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में भीषण आपदाओं को लेकर मात्र सदन में 12 से 14 फरवरी तक विश्व पर्यावरण सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में देश विदेश से पर्यावरणविद, वैज्ञानिक सम्मिलित होंगे। बता दें कि उत्तराखंड में इस तरह की आपदाएं और भूकंप जैसे हालात क्यों हो रहे हैं, इस विषय पर गंभीर रूप से चर्चा की जाएगी। इस दौरान गोपाल चौधरी ने बताया कि हिमालय को किस तरह बचाया जाए, जिसको लेकर वैज्ञानिकों की टीम को जोशीमठ भेजा जाएगा। हम लोग हिमालय को बचाने के लिए, जोशीमठ को बचाने के लिए पूरे विश्व के जो पर्यावरणविद है उन लोगों की हमने एक मीटिंग बुलाई है हरिद्वार में 12, 13, 14, जिसमें सभी लोग हमारे जो प्रभावित लोग हैं वहाँ पे रहेंगे और जो वैज्ञानिक है, भूगर्भ वैज्ञानिक है, उन लोगों को उस टीम का वहाँ भेजेंगे और ये सब देखेंगे कि आपदा आई क्यों। इस पे सारी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हमें इन भूगर्भ वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं है। अगर जो ये अच्छे भूगर्भ वैज्ञानिक होते, सही होते, तो उस एनटीपीसी परियोजनाओं को बनने नहीं देते। जसपुर में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांगों को 33 व्हील चेयर, स्टिक और हेयरिंग मशीन का वितरण किया गया। इस दौरान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि भारत सरकार और समाज कल्याण विभाग द्वारा शिविर लगाया गया है। वहीं पूरे प्रदेश में अब तक 50 से ज्यादा शिविर लगाए जा चुके हैं। इससे पहले काशीपुर, बाजपुर और टनकपुर में शिविर लगाया गया था। सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय और हमारे समाज कल्याण के द्वारा ये कैंप शिविर लगाया गया है और ये ऐसे शिविर प्रदेश में लगभग हम 50 के आसपास लगा चुके हैं और ये अभी इससे पहले काशीपुर में बांटे थे, बाजपुर और टनकपुर में, और 11 तारीख को खटीमा में है। हेयरिंग मशीन है 6, जो कम जिन लोगों को सुनाई नहीं देता उनके लिए 18,000 की मशीन है, वो निःशुल्क दी जाती है। सरकार हमेशा निःशुल्क ये चीज़ें उपलब्ध कराती है और अभी हम इस शिविर को दोबारा भी लगाएंगे। खटीमा वन रेंज के अंतर्गत छीनी गोठ के टनकपुर में हाथियों का झुंड लगातार गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। ग्रामीण प्रकाश चंद्र जोशी ने बताया कि लगातार हाथियों का आतंक जारी है। फसल के साथ साथ जान का खतरा भी बना है। जल्द से जल्द वायर फेंसिंग का कार्य किया जाए। साथ ही बताया कि कई बार प्रधान से शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं एसडीओ वन विभाग संतोष पंत ने कहा कि ये वन तराई क्षेत्र है जहां लगातार जंगली जानवर सक्रिय रहते हैं। जंगली जानवर जंगल से निकलकर खेतों तक पहुंच जाते हैं। एसडीओ ने मामले में जल्द संज्ञान लेने की बात कही। मुझे यह है कि मैं हाथियों से बहुत दुखी हो गया हूं और कम से कम जब भी धान की फसल हो या गेहूं की फसल हो, सारा पैसा लगाने के बावजूद भी हमें एक दाना मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। अगर उसको हाँकने के लिए जाओ तो उल्टा हमको जो है हमारे ऊपर वार करने की सोच रहा है। वो जैसे तैसे हम लोग बचा जाते हैं, लेकिन ये कब तो इसलिए हमें सरकार से हमारा निवेदन है, वन विभाग से हमारा निवेदन है कि हमें एक फेंसिंग यहाँ पर जरूरी से जरूरी मतलब है करना, और नहीं तो न शायद तो ये तो फसल तो पता नहीं क्या हो जाए, कभी कभार रात बिरात में अगर हो ना सके हम अपनी जान ना गंवाएं। वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है, विशेषकर हाथी का ये प्रिय क्षेत्र है, क्योंकि अधिकांश आबादी जो है जंगलों के किनारे ही निवासित है, जिस कारण ये बार बार देखा जा रहा है कि हाथी का आवागमन वन क्षेत्र से होता है, जिसके लिए वन विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है और लगातार ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों पर गश्त इत्यादि की जा रही है। कई जगह हमने सोलर फेंसिंग भी प्रस्तावित की है।
नैनीताल के भाजपा की जिला कार्यकारिणी के अधिवेशन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पहुंची, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात कही। साथ ही लोकसभा और नगर निगम के चुनाव को बीजेपी के पक्ष में जिताने की अपील की। मंत्री ने कहा कि भाजपा के जो भी राष्ट्रीय स्तर के सदस्य, जिला स्तर के सदस्य, मंडल अध्यक्ष बने हैं, चुनाव में उनकी अहम भूमिका रहेगी। आगामी चुनाव के लिए जागरूक किया जाएगा। आज नैनीताल जनपद की जिला कार्य समिति है और इस कार्य समिति में निश्चित रूप से जो केंद्रीय कार्य समिति में जो विषय लेकर आए गए थे उन विषयों का अनुमोदित होते हुए वह राज्य स्तरीय कार्य समिति पर पहुंचा और आज जो है वो जनपद स्तर पर पहुंचा है। निश्चित रूप से उन प्रस्तावों पर पुनः अनुमोदन होना है। तो इस कार्य समिति के माध्यम से निश्चित रूप से हमारे जो नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, हमारे पूरे जिले कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी हैं, जन जन तक संदेश पहुंचाना और आगामी आने वाले चुनाव पंचायतों के हों अथवा आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हों, उन सब के लिए जो एक रणनीति तैयार करना। सब लोग जो है इस कार्य समिति के साथ में जो है आगे बढ़ेंगे। कमल ही कमल खिले, इस संकल्प के साथ में सब लोग जाएंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर सीमांत क्षेत्र पहुंचे। चंपावत जिले का भ्रमण कर जिला चिकित्सालय चंपावत का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चंपावत जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी, दंत रोग विभाग, पैथोलॉजी लैब और महिला वार्ड में भर्ती महिलाओं एवं प्रसव से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं व भर्ती मरीजों का हाल जाना। साथ ही भर्ती मरीजों से वार्ता की और अस्पताल से उन्हें दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण करूंगा, उसके बाद फिर हल्द्वानी, रुद्रपुर इत्यादि जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे उसका भी निरीक्षण करूंगा। तो सबसे पहले जो चंपावत में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ के फैसिलिटीज़ का मौका मुआयना किया और जो हमारी जननी सुरक्षा योजना है और रिजर्व योजना है इसमें मैंने इंटरेक्ट भी किया और ये हाल ही में पेशेंट की डिलीवरी भी हुई थी, उनसे भी इंटरेक्शन किया कि सरकारी सेवाएं उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं। और मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि कनेक्टिविटी इश्यूज़ के मद्देनज़र एक कॉन्क्रीट इंटीग्रेटेड प्लान बना के प्रेषित करें ताकि जल्द से जल्द हम इसको EFC में जाके क्लियर करें। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।